जय हिंद दोस्तों। कक्षा 10 के विज्ञान कक्षा 10 के विज्ञान अध्याय 5 जैव प्रक्रम के बारे में जानेंगे। अगर शरीर को खाना मिले लेकिन सांस न मिले तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे? पौधे बिना मुंह के भोजन कैसे बनाते हैं? शरीर के अंदर खून हर हिस्से तक कैसे पहुंचता है? इन सभी सवालों का जवाब छुपा है जैव प्रक्रम में। तो जीवित रहने के लिए सिर्फ जन्म लेना काफ़ी नहीं है, बल्कि हर पल शरीर के अंदर चलने वाली प्रक्रिया ही जीवन को बनाए रखती है। और इन्हीं प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम। क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते। आज के इस अध्याय में हम जानेंगे जैव प्रक्रम, पोषण, अमीबा में पोषण, मानव पाचन तंत्र, शोषण, मानव में परिवहन, मानव हृदय, पादपों में परिवहन, उत्सर्जन, मानव में उत्सर्जन तंत्र, पौधों में उत्सर्जन। तो जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस जीवधारियों के शरीर में जीवन को बनाए रखने के लिए होने वाली समस्त जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को सम्मिलित रूप से जैव प्रक्रम कहा जाता है। जी हाँ, सम्मिलित रूप से जैव प्रक्रम कहा जाता है। ये सभी क्रियाएं अनुरक्षण का कार्य करती है। क्या करती है? अनुरक्षण का कार्य करती हैं। उदाहरण: पोषण, शोषण, परिवहन, उत्सर्जन। तो पोषण क्या है? तो जीवधारियों द्वारा भोजन से पोषक तत्वों को ग्रहण कर उन्हें वृद्धि तथा विकास में उपयोग में लाने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। जी हाँ, प्रक्रिया पोषण कहलाती है। इसके अंतर्गत भोजन का अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण तथा शरीर द्वारा अनुरक्षण की क्रिया आती है। पोषण के आधार पर जीवधारियों को 2 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? 2 वर्गों में बांटा है। किसके आधार पर? तो पोषण के आधार पर। किसके आधार पे? तो पोषण के आधार पे जीवधारियों को 2 वर्गों में बांटा गया है। अमीबा में पोषण। केंद्रक और एक खाद्य कण होता है। ये होता है खाद्य कण। पादाव यानी कुत्पाद, एक उत्पाद होता है। कहीं कहीं थोड़ा खाद रितिका। ये है खाद रितिका। ये क्या है? खाद रितिका है। इसे खाद रितिका कहते हैं। और अमीबा में पोषण, तो भोजन को अपने पादाभ की सहायता से घेर लेना खाद्य रितिका कहलाता है। क्या कहता है? खाद्य रितिका। खाद्य रितिका में जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है। सरल पदार्थों में क्या किया जाता है? विघटन किया जाता है। बचा हुआ अपच कोशिका की सतह की ओर गति करता है। सतह की ओर क्या करता है? गति करता है। शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। शरीर के बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। मनुष्य में पोषण, तो मानव में पोषण विषपोषी पोषण विधि द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विषमपोषी पोषण विधि द्वारा होता है, जो निम्नलिखित 5 चरणों में संपन्न होता है। कितने चरणों में होता है? तो 5 चरणों में संपन्न होता है। अंतग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, वाहिक्षेपण। अंतर्ग्रहण, तो भोजन को मुंह में ले जाना क्या कहलाता है?
अंतर्ग्रहण कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतर्ग्रहण कहलाता है। पाचन, भोजन में उपस्थित जटिल कार्बनिक यौगिकों का सरल तत्वों में टूटना क्या? तो पाचन कहलाता है। क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। अवशोषण, तो भोजन से पचे हुए पोषक तत्वों का अवशोषण। अवशोषण क्या कहलाता है? क्या कहता है? पोषक तत्वों का अवशोषण करते हैं। भोजन से पचे हुए पोषक तत्वों का अवशोषण करता है। स्वांगीकरण, आवश्यक पोषक तत्वों का कोशिकाओं में पहुंचाना तथा उनका उपयोग होना ये क्या कहलाता है? स्वांगीकरण कहलाता है। बाह्य क्षेपण, अब अवशोषित भोजन के पश्चात शेष बचे अवशिष्ट का शरीर से बाहर निकालना ही बहिक्षेपण कहलाता है। बहिक्षेपण कहलाता है। अब सोपोषी, वे जीव जो वातावरण में उपस्थित सरल अकार्बनिक यौगिकों जैसे CO2, जल तथा खनिज लवण आदि की अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सोपोषी जीव पोषण के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं रहते हैं। क्या नहीं रहते हैं? निर्भर नहीं रहते। कौन? तो सोपोषी जीव पोषण के लिए दूसरों जीवों पर निर्भर नहीं रहते हैं। उदाहरण समस्त हरे पादप। प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाले परिवर्तन, तो क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण किया जाता है। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। जल के अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। इसका सूत्र दिया हुआ है, ये याद कर लीजिएगा आप लोग। विषम पोषी पोषण यानी वे जीव जो अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों द्वारा संश्लेषित भोजन पर निर्भर रहते हैं। उदाहरण के लिए समस्त जंतु तथा फफूंद। विषम पोषी पोषण, मृतजीवी पोषण यानी जीवाणु, कवक, परजीवी पोषण, अमरवेल फिटाक्रीम, प्राणी संपोषण यानी अमीबा मनुष्य। मानव पाचन तंत्र, ये वेरी इम्पोर्टेंट है। ये वेरी इम्पोर्टेंट यानी भी आए हैं। ये डायग्राम आप लोग आँखों में उतार लीजिए, मन में विचार लीजिए। पाचन तंत्र, आहार नाल और पाचन ग्रंथियाँ। भाग, मुख गुहा जो खाली जगह रहते हैं, उस जो मुंह में जो खाली जगह है उसे मुख गुहा कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख गुहा कहते हैं। मुख गुहा में कौन सा ग्रंथि पाया जाता है? तो लार ग्रंथि किस में पाया जाता है? तो मुख गुहा में पाया जाता है। किसमें? तो मुख गुहा में पाया जाता है लार ग्रंथि। ग्रास नली जिसे फूड पाइप कहते हैं। ग्रास नली जिसके द्वारा भोजन पेटों तक जाता है उसे क्या कहते हैं? ग्रास नली। फूड पाइप क्या कहते हैं? फूड पाइप। क्या कहते हैं? फूड पाइप। अमाशय यानी पेट को अमाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? अमाशय में क्या पाया? अमाशय छोटी आंत, ये है छोटी आंत। नाम तो छोटी आंत कहता है, लेकिन ये आंत सबसे बड़ा होता है। ये छोटी आंत है, ये सबसे लंबा आंत होता है। बड़ी आंत, ये बड़ी आंत है। ये क्या है? ये बड़ी आंत है। गुदा जिसके द्वारा अवशिष्ट पदार्थ बाहर निकलता है
उसे हम क्या कहते हैं, गुर्दा कहते हैं। क्या कहते हैं, गुर्दा। तो जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, अग्नाशय, जठर ग्रंथि अग्नाशय। ये डायग्राम अपने आँखों में उतार लीजिए, ये परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, इसमें 5 नंबर दिया जाता है। शोषण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी जीवधारी के शरीर की कोशिकाओं में ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन की मिश्रता द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है, शोषण कहलाती है। क्या कहलाती है, शोषण कहलाती है। सम्मिश्रता द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है, शोषण कहलाता है या शोषण कहलाती है। शोषण मुख्य रूप से 2 प्रकार से होता है। शोषण मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण। वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण, इसमें अंतर पूछ देते हैं कभी कभी, तो ये भी आए हैं। क्या है, VVI, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये याद करके जरूर जाइएगा। तो यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है और यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाली प्रक्रिया है। क्या है, होने वाली प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन का पूर्ण विघटन होता है। क्या होता है, विघटन होता है। किस में, वायवीय शोषण में। और अवायवीय शोषण में इनमें ग्लूकोज का पूर्ण अपघटन नहीं होता है। पूर्ण अपघटन नहीं होता है किसका, तो ग्लूकोज का। किस में, तो अवायवीय शोषण में। वायवीय शोषण में इसमें अंतिम उत्पाद के रूप में CO2 तथा जल बनते हैं। क्या बनते हैं, जल बनते हैं। और इसमें अंतिम उत्पाद इथेनॉल तथा CO2 बनते हैं। इथेनॉल तथा CO2 बनते हैं। वायवीय शोषण में अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है और अवायवीय शोषण में काफ़ी कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होते हैं। काफ़ी कम मात्रा में क्या होते हैं, ऊर्जा उत्पन्न होते हैं। अवायवीय शोषण में काफ़ी कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। शोषण की यह विधि बहुकोशिकीय जीवों में होती है। किसमें होती है, बहुकोशिकीय जीवों में होती है। शोषण की यह विधि सूक्ष्म जीवों में पाई जाती है। सूक्ष्म जीवों में पाई जाती है। किसमें, यीस्ट और जीवाणु। यीस्ट और जीवाणु। तो ग्लूकोज विखंडन के विभिन्न पथ, ग्लूकोज विखंडन के विभिन्न पथ यानी ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6 यानी भोजन, पायरुवेट प्लस ऊर्जा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऊर्जा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल, CO2, ऊर्जा। मानव में परिवहन, तो मानव शरीर में आवश्यक पदार्थों जैसे ऑक्सीजन, पोषक तत्व आदि को एक स्थान से समस्त कोशिकाओं तक पहुंचाने को क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। तो मानव में परिवहन के लिए एक विकसित भली भांति बना हुआ है जिसे परिसरण तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, तो परिसरण तंत्र कहते हैं। तो परिसरण तंत्र के प्रमुख अंग होते हैं रुधिर वाहिका या वाहिनी भी कहते हैं, हृदय। तो रुधिर में 55% भाग प्लाज्मा होते हैं। रुधिर को सिकाए 45% भाग होते हैं। लाल रुधिर कोशिकाएं, श्वेत रुधिर कोशिकाएं और प्लेटलेट्स कोशिकाएं।
रुधिर कोशिकाएं एवं कार्य। रुधिर कोशिकाएं एवं कार्य, तो लाल रुधिर कणिकाएं, जिसे शॉर्ट नाम है आरबीसी। क्या है? आरबीसी। इनमें हीमोग्लोबिन होता है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। इनमें हीमोग्लोबिन होता है, जिसके कारण रक्त क्या होता है? लाल होता है। तो किसके कारण रक्त लाल होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। मुख्य कार्य, शरीर के प्रत्येक कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना एवं कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना कौन करता है? तो जीवन काल 120 दिन का होता है। किसका? हीमोग्लोबिन का 120 दिन का जीवन काल होता है। रुधिर कोशिकाएं, सॉरी, श्वेत रुधिर कणिकाएं, जिसे डब्ल्यूबीसी कहते हैं। क्या कहते हैं? डब्ल्यूबीसी, शॉर्ट नाम। इनका जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। इनका जीवन काल कितना दिन का होता है बच्चों? 2 से 4 दिन का होता है। 2 से 4 दिन का होता है। इनका मुख्य कार्य शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना होता है। रोगों से संक्रमण से बचाना होता है। किसका कार्य होता है? तो श्वेत रुधिर कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी। ये दिमाग में बैठा लेना बच्चों, डब्ल्यूबीसी, श्वेत रुधिर कणिकाएं। ये रोगाणुओं तथा जीवाणुओं का भक्षण करती हैं। क्या करती हैं बच्चों? रोगाणुओं तथा जीवाणुओं का भक्षण करती हैं। प्लेटेट प्लेटलेटस प्लेटलेटस यानी बीम बाणु। इनका जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है। कितने दिनों का? 3 से 5 दिनों का होता है। इनका मुख्य कार्य क्या है? तो रक्त का थक्का जमाने में मदद करना। रक्त का थक्का जमाने में क्या करना? तो मदद। ये डायग्राम अपने दिमाग में उतार लेना। ये भी आय है। क्या है? भी आय। तो मानव हृदय, ह्यूमन हार्ट, तो मानव हृदय विशेष प्रकार की हड्ड पेशियों से बना होता है। किससे बना होता है? तो हड्ड पेशियों से बना होता है। हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं। पूछेगा हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं? तो 4 कक्ष पाए जाते हैं। 2 ऊपरी कक्ष, जिसे हम कहते हैं आलीन, और 2 निचले अपेक्षा कुछ बड़े कक्ष, जिसे हम कहते हैं निलय। निलय किसे कहते हैं? तो निचले वाले हिस्सा को निलय और ऊपर वाले हिस्सा को क्या कहते हैं? अलीन कहते हैं। जी हाँ बच्चों। कार्य, शरीर में रुधिर को पंप करने का कार्य कौन करता है? कौन करता है? तो हृदय करता है। कौन करता है? हृदय करते हैं बच्चों। हृदय के सिकुड़ने को परकुंचन यानी सिस्टोल कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टोल। तथा शिशिथल होने को अनुशूलिथिल डायस्टोल कहते हैं। क्या कहते हैं? डायस्टोल कहते हैं। ये डायग्राम भी आए हैं। हर एक एग्जाम में ये पूछा जाता है। ये है महाशिरा। ये क्या है? महाशिरा। और ये है दाहिनी आलीन और दाहिनी निलय। ये ऊपर के भाग को क्या कहेंगे? दाहिनी निलय, आलीन, दाहिनी आलीन और दाहिनी निलय। और इस साइड तो बाया निलय और बाया आलीन। फुफ्फुसी धमनी, महाधमनी, फुफ्फुसी धमनी, फुफ्फुसी शिराएं, दाया आलीन, बाया आलीन,
बायालीन, दाई निलय, बाएं निलय। ये डायग्राम अपने दिमाग में बैठा लो। ये भी आए हैं, 5 नंबर का पूछता है बच्चों। ये भी आए हैं। रक्त वाहिनियां, धमनी तथा शिरा में अंतर। किसमें अंतर? धमनी तथा शिरा में अंतर। ये भी कभी कभार पूछ देता है, इसे भी आए बना लो। धमनी यानी धमनी ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है। कौन पहुंचाती है? धमनी। और शिराएं क्या करती है? तो शिराएं कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को अंगों से हृदय तक लाते हैं। क्या करते हैं? अंगों से हृदय तक लाते हैं। क्या लाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। इसका कार्य कौन करता है? तो शिरा करता है। धमनी क्या करता है? इनकी भित्तियां मोटी तथा लचीली होती है। धमनी का जो भित्ति होती है मोटी तथा लचीली होती है। और शिरा, इनकी भित्तियां पतली तथा कम लचीली होती है। पतली तथा कम लचीली होती है। किसकी? शिरा की। अब मोटी किसकी होती है? तो धमनी की। धमनियों के कपाट नहीं होते हैं। धमनियों की कपाट नहीं होते हैं और शिराओं में कपाट होते हैं। शिराओं में कपाट होते हैं। ये शरीर में गहराई में स्थित होते हैं। शरीर के क्या होते हैं? गहराई में अवस्थित होते हैं। कौन? धमनी। और शिराएं ये शरीर के ऊपर सतह के पास स्थित होते हैं। क्या होते हैं? स्थित होते हैं। किसके? शरीर के ऊपरी सतह के पास स्थित होते हैं। और धमनी, इनमें रक्तदाब अधिक होता है। धमनी में क्या होता है? रक्तदाब अधिक होता है। और शिराएं में रक्तदाब कम होता है। क्या होता? बच्चों, उत्सर्जन यानी जीवधारियों में उपचायी क्रियाओं के फलस्वरूप बनने वाले नाइट्रोजनी युक्त हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निष्कासित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्सर्जन। किसको निष्कासित करता है? किसको निष्कासित करता है? मानव में उत्सर्जन के लिए विकसित उत्सर्जन तंत्र होते हैं, बना होता है, जिसमें निम्नलिखित अंग होते हैं। एक जोड़ी वृक्क होती हैं, मूत्रवाहिनी होती है, मूत्राशय होते हैं और मूत्र मार्ग होते हैं। वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्र मार्ग, पश्च महाशिरा और पृष्ठ महाधमनी। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि जीवन सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं, बल्कि शरीर के अंदर चल रही हजारों क्रियाओं का परिणाम है। भोजन से ऊर्जा तक का सफर, सांस से जीवन की शक्ति, रक्त द्वारा हर अंग तक पोषण, अवशिष्ट पदार्थ का सही निष्कासन। यह अध्याय सिर्फ परीक्षा के लिए बल्कि जीवन को समझने के लिए बहुत ही जरूरी है। तो पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, क्योंकि ज्ञान ही सफलता की कुंजी है।